दोस्तों, जब भी आप यात्रा के लिए बाहर सड़क से होकर निकलते हैं तो NH यानी नेशनल हाईवे पर आपने अशोक लीलैंड के वाहनों को जरूर देखा होगा और मन में शायद आपने इनके निर्माणकर्ता के विषय में जानने की इच्छा भी हुई होगी। और सभी जानकारियां एक जगह में मौजूद न होने के कारण आपको अशोक लीलैंड के बारे में सभी और सही जानकारियां नहीं मिल पाती होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम अशोक लीलैंड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम अशोक लीलैंड की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन निर्माता और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी है, जिसे कि सन 1948 में अशोक मोटर्स के द्वारा शुरू किया गया और बाद में जो सन 1955 में एक ब्रिटिश मोटर कंपनी ब्रिटिश लीलैंड के साथ साझा कर दिया गया, वो भी हिंदुजा ग्रुप के अंडर में। अशोक लीलैंड एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा बनाए गए वाहनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी जरूर सफर किया होगा, क्योंकि अपने देशों के सड़कों पर चलने वाली हर 5 में से 4 बसें अशोक लीलैंड की ही होती हैं। इसी वजह से आज भी अशोक लीलैंड भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों में अपनी पहचान बनाई हुई है। शुरुआत में छोटी कार बनाने वाली यह कंपनी इस समय अपने देश भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन निर्माता वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी बन चुकी है। आज अशोक लीलैंड कंपनी भली ही दुनिया की सबसे बड़ी बस निर्माता और ट्रक निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाती हो, लेकिन इसकी शुरुआत भी भारत की दूसरी बड़ी कंपनियों की तरह बहुत छोटे स्तर से हुई थी। दरअसल अशोक लीलैंड कंपनी की स्थापना सन 1948 में पंजाब के रहने वाले रघुनंदन शरण नाम के एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। उस समय उन्होंने अपने बेटे अशोक के नाम पर अपनी इस कंपनी का नाम भी अशोक मोटर्स रखा था। अशोक उनका इकलौता बेटा था। अब अगर हम रघुनंदन शरण जी की बात करें तो देश के आजाद होने से पहले वे रावलपिंडी शहर में अपने पिता की गाड़ियों की वर्कशॉप चलाया करते थे। रईस परिवार में जन्म होने के कारण लोग रघुनंदन शरण जी को भी पहचानते और उनकी इज्जत करते थे, लेकिन परिवार की बदौलत मिल रही शोहरत के वे बिल्कुल खिलाफ थे। वे खुद अपने दम पर इस मुकाम को पाना चाहते थे। इसी इरादे से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अशोक मोटर्स के रूप में अपनी खुद की ऑटोमोटिव कंपनी शुरू की थी, जो कि शुरुआत में इंग्लैंड से गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करके भारत में ऑस्टिन कंपनी की कार्स असेंबल और मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी। इस कंपनी का पहला हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में बनाया गया था, जहां 1949 में पहली बार इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ऑस्टिन कंपनी की A40 कार का स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया गया था। वैसे तो उस समय इस कंपनी का ये कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन रघुनंदन जी को ये चीज समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उस समय के नए आजाद हुए भारत के विकास के लिए पैसेंजर कारों से कहीं ज्यादा जरूरत कॉमर्शियल मोटर्स की थी। और चूंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो खुद से पहले देश के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए ब्रिटिश कंपनी लीलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया, ताकि इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में कॉमर्शियल मोटर्स का निर्माण किया जा सके। इसके बाद आर्थिक मदद करने के लिए मद्रास राज्य सरकार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रघुनंदन जी की इस कंपनी में पैसा भी लगाया, लेकिन इससे पहले कि अशोक मोटर्स व लीलैंड मोटर्स कंपनियों के बीच कोई डील साइन हो पाती, दुर्भाग्य से सन 1953 में एक एयर क्रैश दुर्घटना के चलते रघुनंदन जी का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद कंपनी की बागडोर मद्रास राज्य सरकार व कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स के हाथों में आ गई। चूँकि रघुनंदन जी मरने से पहले ही लीलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की बातचीत शुरू कर चुके थे, इसलिए उनकी मौत होने के बाद राज्य सरकार व शेयर होल्डर्स के द्वारा इस डील को पूरा किया गया, जिसके बाद सन 1954 में इंग्लैंड की लीलैंड मोटर्स भारत की अशोक मोटर्स के साथ जुड़ गई और इस तरह इस कंपनी का नाम अशोक मोटर्स से बदलकर अशोक लीलैंड रख दिया गया। इसके बाद कंपनी ने अपना ध्यान पैसेंजर व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर कॉमर्शियल व्हीकल बनाने पर लगाया, जिसके चलते अशोक लीलैंड के एनोर प्लांट के अंदर कंपनी के पहले कॉमेट 350 ट्रक का निर्माण किया गया, जिसे मैंगलोर की एक टाइल फैक्ट्री को बेचा गया था। दोस्तों, लीलैंड मोटर्स के साथ जुड़ने का कंपनी को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि उनकी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अशोक लीलैंड एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बसें और ट्रक आदि इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहले लाने लगा।
उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले भारत में लाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड ही होती थी। यहाँ तक कि भारत में डबल डेकर बस का कॉन्सेप्ट भी अशोक लीलैंड ही लेकर आई थी, जिसके चलते सन 1967 में पहली बार भारत की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ी थी, जबकि उस समय सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में ही डबल डेकर बसें चलती थी। और इससे भी सबसे अहम चीज ये थी कि अशोक लीलैंड द्वारा उन बसों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया था। इसके अलावा भारत के अंदर ट्रकों और बसों में पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल भी सबसे पहले अशोक लीलैंड के द्वारा ही किया गया था। दरअसल इस कंपनी ने 1969 में अपनी सभी कॉमर्शियल वाहनों के अंदर पावर स्टीयरिंग लगाना शुरू कर दिया था, जो कि उस समय एक बहुत आधुनिक तकनीक ही मानी जाती थी। इस तरह धीरे धीरे इस कंपनी ने मजबूत ट्रकों व बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों के सेगमेंट में अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाना शुरू कर दिया और इसी के चलते लोगों का इस कंपनी पर भरोसा भी बढ़ता गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सेना के लिए वाहन बनाने वाली सबसे प्रमुख कंपनी भी अशोक लीलैंड ही है। असल में सन 1970 के दौरान इस कंपनी को सेना के लिए 10,000 हिप्पो ट्रक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके चलते अशोक लीलैंड ने भारतीय सेना के लिए ऐसे मजबूत ट्रकों का निर्माण किया जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते थे। और तब से लेकर आज तक यही कंपनी भारतीय सेना के लिए ट्रक बना रही है। इस तरह समय के साथ धीरे धीरे ये कंपनी सफलता की ओर बढ़ती गई और साथ ही इसका आकार भी बड़ा होता गया। सन 1980 में कंपनी ने तमिलनाडु के होसूर शहर में अपना एक नया प्लांट बनाया, जहां और ज्यादा बड़े और भारी कॉमर्शियल वाहनों का निर्माण शुरू किया गया। इस प्लांट में मुख्य रूप से मल्टी एक्सल बसें व ट्रक आदि बनाए गए, जो कि कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही बेहद सफल रहे। इस तरह बसों और ट्रकों जैसी भारी कॉमर्शियल वाहनों के निर्माण में सफलता हासिल करने के बाद ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के फील्ड में उतरी और इसके लिए इस कंपनी ने साल 2011 में अमेरिका की हैवी इक्विपमेंट निर्माता जॉन डियर के साथ हाथ मिला लिया और देश के निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बड़े व छोटे वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया। इस फील्ड में भी ये कंपनी इतनी ज्यादा सफल रही कि आज देश के अंदर अशोक लीलैंड के कंस्ट्रक्शन वाहन भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आज की अगर बात करें तो अशोक लीलैंड अपने आप में कई अलग अलग कंपनियों का एक बड़ा समूह बन चुकी है। अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया और सऊदी जैसे देशों के साथ ही कई अफ्रीकी व यूरोपीय देशों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज अशोक लीलैंड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता और 10वीं सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी कहलाती है, जहां भारत समेत दुनिया भर में इसके 9 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। साल 2013 में इस कंपनी ने नेपच्यून इंजन बनाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। इस इंजन की खासियत ये है कि ये हद से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ ही बैटरी पर भी चल सकता है। आज अशोक लीलैंड इस इंजन को अपने वाहनों में इस्तेमाल करने के साथ ही अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है। अशोक लीलैंड आज से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बसों की भी सबसे प्रमुख निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें यही कंपनी बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय इस कंपनी की ओनरशिप भारत के मशहूर हिंदुजा ग्रुप के पास है, जिन्होंने साल 2007 में अशोक लीलैंड के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदकर इस कंपनी का स्वामित्व हासिल कर लिया था। और जब से ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप के हाथों में गई है, तब से इसके आगे बढ़ने व तरक्की करने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई है। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए तरक्की करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अशोक लीलैंड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक व बस निर्माता कंपनी कहलाई जाने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।